Hello friends and welcome to Sleepy Classes in a very important lecture for your international relations के अंदर जो develop हो रहे हैं contemporary scenarios. Now the advent of the Ukraine's invasion by Russia इसको बहुत सारे theoretical and conceptual elements में डालने की कोशिश की जा रही है. And एक चीज which a number of IR theorists are time and again pointing out is to the question, is this the advent of the new Cold War? Okay, that is the big question that is being raised time and again. Now very importantly before we move ahead, just to let you know कि हमारा जो first cohort है, the first batch है for the political science and international relations का optional, that will be coming to an end very soon. ठीक है, और हमारा जो second batch है वो 1st April onwards जो है वो शुरू होगा. इसके अंदर आपको फाउंडेशन प्लस मेंटरशिप कोर्स जो है ऑफर किया जा रहा है एट एन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइस, जिसके अंदर आपको मिलेंगे क्लोज टू 430 लेक्चर्स जो कि इन डिटेल पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स के भी मंथली लेक्चर्स. ठीक है, ये मंथली करंट अफेयर्स के आपको लेक्चर्स मिलेंगे बिकॉज PSIR के लेक्चर्स करंट अफेयर्स कवर करना बहुत टफ हो जाता है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग. देन वेरी इंपॉर्टेंटली 24 topic wise test, so after coverage of every topic there will be a test. इसके अलावा आपको टेस्ट के वीडियो आंसर्स एंड मॉडल सॉल्यूशंस भी मिलेंगे. साथ ही में 4 HLTs होंगे, मतलब सेक्शन A के बाद एक हाफ लेंथ टेस्ट, फिर सेक्शन B और पेपर 1 के बाद एक हाफ लेंथ टेस्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एंटायर सिलेबस 2 फुल लेंथ टेस्ट आपको कंप्लीट एक मॉक देने के लिए ऑफ द UPSC ऑप्शनल का पेपर. ठीक है, इनके भी आपको वीडियो सोल्यूशन एंड मॉडल आंसर मिलेंगे. साथ ही साथ में आपको डिटेल्ड इवैल्यूएशन मिलेगी कि किस तरह से आप अपने आंसर्स को कर सकते हैं इम्प्रूव. साथ ही साथ में अपार्ट फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप फॉर रेगुलर डाउट रेजोल्यूशन, आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी 1-on-1 बेसिस पे, जहां पे आप हमारे जो एकेडमिक मेंटर हैं उनको कॉल कर सकते हैं एंड वो आपकी प्रॉपर गाइडेंस, डायरेक्शन एटसेट्रा सब जो है आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका पेपर जो है एक ही बार में हो जाए क्लियर. राइट, सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ इंपॉर्टेंटली गिवन द क्राइसिस इन यूक्रेन, एरिका गास्टन क्या कहती हैं कि अब बहुत हो गया. whenever you read about various editorials या articles on this issue, different terms आपको सुनने को मिलते हैं. This crisis is actually an example of great power rivalry or great power tensions, या ये एक strategic competition या strategic conflict है between Russia and the West, या फिर this is the rise of revisionist power against new world order. Gaston अब कहती हैं whatever these concepts may be, let us call it for what it is. एक्चुअल में क्या है, ये एक नई कोल्ड वॉर की जो है शुरुआत देखी जा रही है. Now very importantly before we start with this advent of the new cold war, यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल की एक जो किताब है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो कि बहुत ही सुंदरता से एक और बड़े इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करती है. इन्होंने, ऑरवेल ने पॉपुलराइज किया था द फ्रेज कोल्ड वॉर. इनका एक 1945 का ऐसे है विच इज कॉल्ड यू एंड एटम बॉम्ब, जहां पे इन्होंने बोला था कि किस तरह से जो एडवेंट ऑफ एटम बॉम्ब है जिसने बेसिकली पाथ ले किया टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, कि किस तरह से ये अब डिफरेंट कर देगा या किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म कर देगा द नेचर ऑफ कंपटीशन जो कि हम 2 स्टेट्स में, 2 कंट्रीज के बीच में देखते हैं. एंड साथ ही साथ में किस तरह से एक ग्रेट पावर अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एक एरिया जहां पे वो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, उनकी बात बाकी सारी कंट्री सुनते हैं, वो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस मेंटेन करके रखते हैं ना. यहाँ पे ऑरवेल एक बहुत ही अलग बात कहते हैं. अभी हम किन चीजों की बात करते हैं, हम कहते हैं NPT. हमने न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफरेशन को रोकना है, इनको फैलने से रोकना है, दूसरी कंट्रीज, दूसरे ग्रुप्स के हाथ में आने से रोकना है. सिर्फ जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं NPT के, उन्हीं के पास जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे, जिन्होंने जनवरी 1967 से पहले जो है इनको डेवलप कर लिया था.
अब ऑरवेल का मानना था कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये इनफैक्ट डेमोक्रेटाइज कर देंगे द मीन्स ऑफ वायलेंस एंड कोवर्जन। इसका क्या मतलब है, हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखते हैं, इनके अंदर जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी, जो ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व थी, दीज वर द वंस हु वर actually behind the war and were making money out of the war also. In fact, हम second world war का क्या बोलते हैं, that one of the ways in which the countries could get out of the Great Depression was via the second world war, because this huge defense military industrial complex जो है that started churning, उसके through employment मिलने लग गई, बड़े बड़े weapons develop होने लग गए, और ये बड़े बड़े military industrial complexes किसके पास है, obviously super powers के पास है, ठीक है। इंडिया इज डिपेंडेंट, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर हमें न्यू एज एक्सट्रीमली टेक्नोलॉजिकल वेपन्स चाहिए होते हैं, मिसाइल सिस्टम्स चाहिए होते हैं, डिफेंस सिस्टम्स चाहिए होते हैं, हम डिपेंड करते हैं ऑन कोलैबोरेशंस विद अदर कंट्रीज। तो चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूके हो, राइट, बहुत, चाहे फ्रांस हो, बहुत सारी जो है हमारी चीजें इन कंट्री से आ रही हैं। वाई? बिकॉज ये कंट्रीज की मोनोपोली है ओवर दिस इंटायर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो कि इन नए नए वेपन्स के अंदर डेवलपमेंट ला रहा है। अब ऑरवेल का मानना था ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना, ये डेमोक्रेटाइज कर देंगे द मीन्स ऑफ वायलेंस एंड कोवर्जन। वाई? अब इंडिया और पाकिस्तान से इन कंपैरिजन टू द यूएस मिलिट्री इज नथिंग, है ना, हमारे ना उतनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, ना उतनी मैन्युफैक्चरिंग है, ना हमारे पास उतना पैसा है कि हम डिफेंस में उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाए। बट द फैक्ट दैट नो मैटर व्हाट, इवन इफ वी आर इलेजिटिमेट न्यूक्लियर पावर, हमारे पास वो एक न्यूक्लियर वेपन होने के कारण एक डेटरेंस जनरेट हो जाती है, राइट, अगेंस्ट अदर पावर्स अटैकिंग अस। तो हमारे पास उतना चाहे बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ना हो, द एक्सेस टू अ न्यूक्लियर वेपन makes us self-reliant and deters other countries from attacking us. आखिरकार यही रीजन है कि नॉर्थ कोरिया भी डेवलप करना चाहता है, ईरान की भी एस्पिरेशंस टू डेवलप द सेम, राइट। तो ये चीजें जो है याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। तो उसी तरह से ये जो न्यूक्लियर वेपन्स का एडवेंट था उसने कोल्ड वॉर जनरेट कर दी थी। कोल्ड वॉर की जनरेट कर दी थी एडवेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ने, बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि एक सुपर पावर ने दूसरे के ऊपर अगर चलाया, दोनों कंट्रीज जो है बर्बाद हो जाएंगी। एंड दिस वाज एपिटमाइज्ड इन द वेरी फेमस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जहां पे न्यूक्लियर टेंशंस वर एट अ ऑल टाइम हाई। सिमिलरली यूक्रेन के अंदर भी हम यही देखने को मिलते हैं, उनके इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो एक डर आ जाता है कि यूरोप माइट बी ऑन द ब्रिंक ऑफ अनदर न्यूक्लियर क्राइसिस, जिस तरह से शेरनोबिल में देखने को मिला था। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गई ऑफ द आइडिया ऑफ कोल्ड वॉर ऑल्सो, दैट इट नेवर रियली एस्केलेटेड इनटू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसके कारण पूरा वर्ल्ड जो है डिस्ट्रॉय हो सकता था। Now, another thing that in the contemporary world that we are witnessing is the advent कि न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो हॉट वॉर जो है उसकी टेंडेंसी कम हो गई। मतलब ग्रेट पावर्स के बीच में जो राइवलरी है वो अब कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हमको लीड करके नहीं लेके गई, राइट। साथ ही साथ में कोई मेजर वॉर नहीं देखी गई, इवन तो चाइना एंड यूएस के बीच में टेंशन है, चाइना एंड यूएस हैवंट गॉन टू वॉर अगेंस्ट ईच अदर। On the other hand, what were we witnessing? We were witnessing a rise in civil conflicts, a rise in social protests. So within the countries की groupings के अंदर fragmentation बढ़ गई थी, कंट्री के अंदर इंट्रा कंट्री, इंट्रा स्टेट वायलेंस जो है वो ज्यादा बढ़ गई थी। चाहे हम अरब स्प्रिंग की बात करें, अम्ब्रेला रेवोल्यूशन की बात करें, ब्लैक लाइव्स मूवमेंट की बात करें, ये सब जो है जो एक इस्टैब्लिश्ड ओलिगार्की थी, एक इस्टैब्लिश्ड पावर सिस्टम था, उनके अगेंस्ट अब ये चीजें जो है डेवलप होने लग गई थी। एंड एक नया बिलीफ शुरू हो रहा था दैट हैज द कंटेम्पररी वर्ल्ड कम टू अ पॉइंट वेयर ग्रेट पावर राइवलरी विल नॉट लीड टू वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। However, the new age developments, the geopolitical tensions that we are now witnessing in Eastern Europe with the Ukraine invasion, as well as in the Indo-Pacific area between US and China and development of groups like AUKUS, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो geopolitical rivalry है between great powers, that has not come to an end. In fact, now things have become even more complicated. Now this decentralization of violence क्या हो गया है कि पहले violence की monopoly, very importantly वेबर का जब हम बात करते हैं, वेबर क्या बोलते थे, एक स्टेट क्या है, एक स्टेट के पास मोनोपोली है ऑफ द इंटायर टूल्स ऑफ कोवर्जन,
वायलेंस एंड कोवर्जन की मोनोपोली है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जेल सिस्टम हो, किसके हाथ में होता था? सेंट्रलाइज्ड है इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। हाउएवर न्यू एज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सडनली ये सारी चीजें जो है डीमोनोपोलाइज हो गई है, डिसेंट्रलाइज हो गई है। यू सी द आर्मिंग ऑफ रेबल ग्रुप्स इन सीरिया बाय यूएसए, वहीं पे जो एग्जिस्टिंग रेजिम एंड काउंटर रेवोल्यूशनरीज हैं उनको आर्म कर रहे हैं रशिया और चाइना। सिमिलरली येमेन के अंदर हमें देखने को मिलता है हुतीज को सपोर्ट कर रहे हैं आपके ईरान जैसी कंट्रीज, वहीं पे जो एग्जिस्टिंग जो प्रो रेजिम रेबल्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया वाला गैंग। सिमिलरली अगर हम अफगानिस्तान का भी क्राइसिस देखें, हम कहते हैं द एडवेंट ऑफ तालिबान कैसे हुआ था। तालिबान जो कि आज गवर्नमेंट बना के बैठे हैं अफगानिस्तान में, पहले एक रेबल फ्रिंज ग्रुप होते थे जिनके हाथ में ये वेपन्स एक्सेट्रा डाल दिए थे यूएस ने, जो कि आज एग्जैजरेट होके उन्हीं को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये जो एक डिसेंट्रलाइजेशन या डीमोनोपोलाइजेशन ऑफ वेपन्स एंड वायलेंस है, जहां पे not only the state but these fringe rebel groups have a control over violence and weapons, has led to what? It has led to conflict, it has led to fragmentization, it has led to growth of extremism, it has led to social rivalry and conflict within the countries, जिसके कारण जो entire international relations का phenomena है वो और भी complicate हो गया है। and it is in this complicated scenario that this new cold war will arise. Now the question जो कि निकल के आता है कि क्या कोल्ड वॉर इनएविटेबल है। इनफैक्ट रॉबर्ट डाली क्या बोलते हैं? रॉबर्ट डाली कहते हैं कि जो प्रेजेंट ऑनगोइंग वर्ल्ड कोल्ड वॉर आ रही है वो इनफैक्ट उसके अंदर काफी कंटिन्यूटीज देखी जा सकती है फ्रॉम द प्रीवियस कोल्ड वॉर। तो जैसे कि हम बोलते थे ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आखिरकार वन ऑफ द मेन रीजंस कि वो एमर्ज हुई, एमर्ज आउट ऑफ द डिसग्रंटलमेंट जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो एंड की ट्रीटीज थी उनसे निकल के आई थी। तो देयर वाज अ कंटिन्यूटी दैट कुड बी ट्रेस्ड। सिमिलरली डाली भी यही कहते हैं कि जो नई कोल्ड वॉर है उसकी कंटिन्यूटी आप जोड़ सकते हैं फ्रॉम दी ओल्ड कोल्ड वॉर। एंड इनफैक्ट ये बीच में बस एक पॉज पीरियड था जब ये नहीं चल रही थी, टिल द टाइम रशिया वाज रिकैलिब्रेटिंग, बिकमिंग मोर पावरफुल, स्टेबलाइजिंग इट्स इकोनॉमी, ताकि वो रिवेंज ले सके आपके यूएस लेड सिस्टम से। ना वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे माइकल मैकफॉल भी यही आइडिया कहते हैं। वो क्या कहते हैं? यहाँ पे एटलीस्ट डाली कहते हैं ना कि एक पॉज पीरियड आ गया था। मैकफॉल कहते हैं कि कोल्ड वॉर तो इनफैक्ट एंड ही नहीं हुई है। एंड होती अगर आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर एक जो मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी आई थी रशिया के पास, उसमें वो अपने आप को एक लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना लेते। वो तो कभी हुआ ही नहीं। इनफैक्ट यहां पे सिर्फ रशिया को ब्लेम करना सही नहीं होगा, वेस्ट को ही। अगर हम देखें नेटो, वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया। वॉर्सो वाज द मिलिट्री अलायंस व्हिच वाज लेड बाय यूएसएसआर। काउंटर मिलिट्री अलायंस वेस्ट वाली कौन सी थी? नेटो थी। अगर कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी तो तुमने नेटो क्यों बना के रखा? नेटो को भी खत्म कर देते। द फैक्ट दैट नेटो एग्जिस्टेड एंड वेंट ऑन एक्सपैंडिंग इन ईस्ट यूरोप आल्सो वाज एक्चुअली वन ऑफ द एग्जांपल्स कि कोल्ड वॉर एक्चुअल में खत्म नहीं हुई थी, बट इनफैक्ट देयर वाज अ मोमेंट ऑफ हॉट पीस। यहां पे हॉट पीस अब ये कैसे थी? राइट, हॉट पीस थी वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि even though both the rival powers Russia and USA weren't in conflict with each other, but minor theaters of conflict बन गए थे। अफ्रीका में कुछ लड़ाइयां हो रही है, वेस्ट एशिया में कहीं पे लड़ाइयां हो रही है जहां पे दोनों ही इन्वॉल्व थे। एंड अब ये जो लड़ाइयां हैं और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। राइट, सो फॉर एग्जांपल यूरोप के अंदर हम देखते हैं कि रशिया ने पहली बार तो ऐसा स्टेप नहीं लिया, पहले जॉर्जिया में भी उन्होंने किया था, क्रीमिया में भी उन्होंने किया था, और अब यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। सिमिलरली सीरिया के अंदर असाद रेजिम को सपोर्ट करने में रशिया का मेजर हाथ है। एंड इसी के थ्रू मेडिटेरेनियन रीजन के अराउंड जो सीरिया का एरिया है वहां पे रशिया अपने नेवल एंड एयरफोर्स बेसिस भी स्टैब्लिश कर चुका है। सिमिलरली अफ्रीका के अंदर इन कंट्रीज लाइक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मोजाम्बिक, यहाँ पे जो कूज हुए हैं वहां पे भी रशिया ने सपोर्ट प्रोवाइड किया है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मर्सिनरीज। राइट, साथ ही में व्हेन वी लुक एट द ट्रेजेडी ऑफ यूक्रेन, द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यूएसएसआर जो आपका रशिया है उसकी एक इंपीरियल स्ट्रैटेजी है जहां पे वो नेटो को कर्ब करना चाहता है, उनको बताना चाहता है दैट आपकी जो हिपोक्रेसी है कि आप इंटरफेयर कर सकते हैं इराक में, आप जा सकते हैं अफगानिस्तान में, तो मैं भी जा सकता हूं एंड आपकी थ्रेट्स जो है मुझे नहीं रोकेंगी। ठीक है, तो इसके कारण अब एक नया कोल्ड वॉर सिनेरियो जो है वो डेवलप हो गया है।
वेरी इंपॉर्टेंटली सर्जी रांच को यहाँ पे एक और आइडिया देते हैं। वो क्या कहते हैं कि इनफैक्ट जो ये कोल्ड वॉर सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा बदला नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट आप थूसीडाइडिस ट्रैप की बात कर सकते हैं। थूसीडाइडिस ट्रैप क्या था? थूसीडाइडिस ट्रैप था कि बेसिकली किस तरह से स्पार्टा एंड एथेंस के बीच में एक जो हेजेमनी के लिए ऑनगोइंग राइवलरी थी वो किस तरह से आगे बढ़ रही थी, कि एक जो राइजिंग पावर है वो एग्जिस्टिंग पावर को रिप्लेस करना चाहती है और एग्जिस्टिंग पावर किस तरह से कर रही है, रिस्पॉन्ड। एंड इसी सिनेरियो में जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल हमारा ऑर्डर है जहां पे हेजेमोनिक कौन था, यूएसए, hegemony of USA is being challenged by two countries. One is the revisionist Russia and second is the communist China. तो दोनों ही कंट्रीज जैसे जैसे इकोनॉमिक माइट गैदर करती जा रही हैं, China in the Indo-Pacific region and Russia in the East European region is questioning the hegemony and dominance of USA. स्टीफन रोच यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पॉइंट डालते हैं। ये कहते हैं कि एक मेजर डिफरेंस है इस नई कोल्ड वॉर में। प्रीवियस कोल्ड वॉर में क्या था, कंप्लीटली बाइपोलर टेंशंस थी, इट वाज यूएस वर्सेस यूएसएसआर। ये ऐसी कोल्ड वॉर है जहां पे अब यूएसए को एक ट्रायंगुलेशन विटनेस करना पड़ रहा है। और ये ट्रायंगुलेशन क्या है, ये है यूएसए, रशिया एंड चाइना। एंड इनफैक्ट इसकी भी कुछ कुछ चीजें आपको पुरानी कोल्ड वॉर में मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, USA then under Nixon and Kissinger had realized कि हम दो enemies का witness नहीं कर सकते हैं, that is USSR also and तब जो आपकी चाइना थी। तो इसीलिए you will remember किसिंजर जो है उन्होंने एक सीक्रेट विजिट की थी तो चाइना, जिसको बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं, by ingraining China into an economic relations with them to develop what we call as complex interdependence, जो आज तक चल रही है चाइना और यूएसए के बीच में, कि इतने ज्यादा इंटरमिंगल हुए हुए इकोनॉमिक रिलेशंस के एक दूसरे के साथ कंप्लीटली ब्रेक अवे करना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आज की अब जो नई कोल्ड वॉर है यहां पे रशिया एंड चाइना हैव लर्नड दिस किसिंजर वाली टेक्निक। तो इसीलिए अब जो रशिया एंड चाइना के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं ये भी एक नई मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, जैसे कि उस किसिंजर के टाइम पे आपने चाइना एंड यूएसए के बीच में देखी थी। अब ये नई मैरिज ऑफ कन्वीनियंस किसके बीच में है, रशिया एंड चाइना के बीच में, राइट, जहां पे दोनों ही इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस दोनों एक दूसरे के साथ देख रहे हैं। रशिया के पास क्या है, बहुत नेचुरल गैस है। अभी नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 के साथ मेन उनके जो मार्केट कौन सी है, यूरोप है। बट चाइना इज क्लोज बाय, चाइना क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारी नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है। एंड चाइना को डर भी लगा रहता है कि ये जो सारे उनकी गैस की रिक्वायरमेंट्स आती हैं वाया स्ट्रेट ऑफ मलक्का सो ऑन सो फोर्थ, ये इनको पैसिफिक इनको इंडियन ओशन के अंदर राइवल पावर्स जो हैं लाइक यूएसए, इंडिया, इनके अगेंस्ट जो है इनको ट्रैप बिछा सकती हैं। रशिया से अगर नेचुरल गैस आएगी चाइना के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। सिमिलरली रशिया जो कि अपनी इकोनॉमिक प्रावेस को बढ़ाना चाहता है बाय इनग्रेनिंग इटसेल्फ विद चाइनाज डेवलपिंग स्ट्रैटेजी वाया द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और द नॉर्थ एंड साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, रशिया को भी डेवलपमेंट का एक सिनेरियो मिल जाता है। सिमिलरली जियो स्ट्रेटेजिक एंगल में भी दोनों ही रशिया एंड चाइना को क्या फील होता है कि यूएसए हमें इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, रशिया को वाया नेटो एंड आपका जो चाइना है उसको वाया ऑकस, वाया क्वाड इन इंडो पैसिफिक, क्वाड इन द मिडिल ईस्ट। तो इस इंसर्कलिंग के अगेंस्ट भी दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे त्राचकोवा 4 मेन पॉइंट्स बताते हैं। वो कहते हैं 4 डोमेन्स जो है क्रूशियल हो जाएंगी अगर हम इस कंपटीशन का एंड गेम जानना चाहते हैं। पहले इज द पॉलिटिकल इकोनॉमी इन कंट्रीज की, देन कितनी इनकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, देन इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉ एंड ऑर्डर कितना ज्यादा किसको कर्व कर पाता है, एंड लास्टली पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस में। अब चाइना जो है ऑलरेडी इन चारों डोमेन्स के अंदर मैसिव स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो वी सी आपका मैरिटाइम रूट से, मैरिटाइम रूट में जहां पे उन्होंने अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्रिएट करने की कोशिश की, वहीं पे उन्होंने सिमिलरली आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आपका थ्रू आउट द लैंड मास सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो दो जो जियोपॉलिटिकल डोमेन्स है, मैकाइंडर का हार्टलैंड जो कि टेरिटरी पे एम्फसाइज करता है, एंड स्पाइकमैन का रिमलैंड जो है जो कि आपकी ओशियानिक एंड मैरिटाइम स्ट्रैटेजी पे भी फोकस करता है, इन दोनों को कंबाइन कर रहा है चाइना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली एंड्रू मिश्ता क्या कहते हैं बीजिंग की एंड गेम क्या है, ग्लोबल इन्वर्जन। जितने भी ट्रेड फ्लोज एक्सेट्रा हैं, जितने भी मैरिटाइम रूट्स हैं जो कि आज यूएसए पे डिपेंडेंट है, राइट, यूएसए एक हेजेमन है जो कि इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, चाइना वांट्स टू मैच इट, चाइना वांट्स टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव, अ काउंटर टू इट। ठीक है, सो इसी एंड गेम में अब दो मेन कौन से हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, साउथ चाइना सी हो गया है, इंडियन ओशन बन गया है, राइट। साथ ही साथ में अब एक और क्या है, ये जो मल्टीलेटरलिज्म क्रिएट की गई थी आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चाहे वो ब्रेटन वुड्स का सिस्टम हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम हो, ये सब अब क्रम्बल करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में वी सी द राइज ऑफ द ड्रैगन एंड बेयर। ठीक है, ड्रैगन आपका चाइना, बेयर आपका रशिया, जहां पे कोई भी मूव आ जाए उनको वो वीटो कर देते हैं। ठीक है, जहां पे रशिया की बात आ जाती है रशिया उसको वीटो कर देता है, जहां पे चाइना की बात आ जाती है चाइना उसे वीटो कर देता है। तो यूक्रेन क्राइसिस पे हम क्या करें, रशिया ने कर दिया वीटो। वहीं पे हम इसे इंडो पैसिफिक या फिर ताइवान के इशू के अंदर भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज चाइना इज सिटिंग देयर टू वीटो इट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम यूक्रेन क्राइसिस को इस डोमेन में देखें, हम कहते हैं यूक्रेन इज द न्यू बर्लिन। तो जिस तरह से एक जो डिवाइडेड जर्मनी था, शेयर्ड बर्लिन था, हैड बिकम द हॉटस्पॉट ऑफ द ओल्ड कोल्ड वॉर, आज यूक्रेन ये ईस्ट एंड वेस्ट का वो बर्लिन बन गया है, राइट। बिना यूक्रेन के रशिया के जो एस्पिरेशंस है ऑफ रिकाइंडलिंग इट्स इंपीरियल ड्रीम्स, वो पूरे नहीं हो सकते। मोर इंपॉर्टेंटली, रादर देन बीइंग अ बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज, पहले फ्रांसिस फूको या यही बोलते थे, है ना, उनके एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस के अंदर यही था कि खत्म हो गई अब कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी, नो लॉन्गर रेलेवेंट। अब हम कहते हैं कि आइडियोलॉजी की तो रेलेवेंस ही नहीं थी, ना आइडियोलॉजिकल अब ये कंपटीशन है, ना ही सिविलाइजेशनल अब सिर्फ ये कंपटीशन है। जहां पे हम बोलते थे ना कि आपके सैमुअल पी हंटिंगटन की क्या हुआ था कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आएगी, अब दिस इज ओनली एंड अ डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी, या फिर मियरली जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। So you have autocracies like Russia, like China spanning out on one side, and you have democracies countering them. वहीं पे अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, मिडिल ईस्ट के अंदर कई जो आपकी ऑटोक्रेसीज हैं या मोनार्कीज हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, वो वेस्ट बैक्ड है। वहीं पे कुछ और जो है जैसे कि सीरिया हो गया या फिर ईरान हो गया, उनको रशिया एंड चाइना सपोर्ट कर रहे हैं। नई कोल्ड वॉर ना वेरी इंपॉर्टेंटली, बिकॉज अब ये क्लासिकल रियलिज्म का स्टेट लेड डोमेन तो बचा नहीं है, ये हो गया है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का रेल्म। यहां पे स्ट्रक्चरल अनार्की डेवलप हो गई है, यहां पे जो वर्ल्ड का आइडिया है ऑफ रियलिज्म वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जहां पे सिर्फ स्टेट एक्टर्स नहीं है बल्कि मल्टीपल एक्टर्स आ गए हैं। इंटरनेशनल रेजीम्स है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, मर्सनरीज है, साइबर वॉरफेयर है, इकोनॉमिक सैंक्शंस है, ये सब जो है कलेक्ट हो गए हैं, एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस वॉरफेयर अ वेरी हाइब्रिड वन। इनफैक्ट यही देखने को मिलता है अगर हम रशिया की बात करें, रशिया ने वेस्टर्न स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर किस किस तरह से अटैक किया है। डायरेक्ट तो कभी वॉर एनविसेज की ही नहीं, व्हाई, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन्स है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। तो वो और क्या कर रहे हैं, ट्रंप के इलेक्शंस के टाइम पे फॉर एग्जांपल इंटायर फेक न्यूज, स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन की जो बात हुई, साइबर वॉरफेयर की अगर हम जो बात करते हैं, प्रॉक्सी रेबल्स, अगर हम बात करें यूक्रेन की भी ईस्टर्न रीजन की, पहले वहां पे क्या प्रॉक्सी रेबल्स भेजे हुए थे, अफ्रीका कूज में उन्होंने मर्सनरीज भेजे हुए हैं। तो ये जो नया वॉरफेयर है, ये पिछला स्टेट लेड इंडस्ट्रियल मिलिटराइज्ड वॉर लेड वॉरफेयर नहीं है, बल्कि बहुत ही हाइब्रिड फॉर्म ऑफ वॉरफेयर जो है ये डेवलप हो गया है, राइट। सो इन कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले तो सिटीजन्स को और बाकी कंट्रीज को अब एक नया स्टेप लेना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव सीन यूनाइटेड नेशंस इज इनकेपेबल ऑफ डीलिंग विद सच कॉन्फ्लिक्ट्स। तो मे बी न्यू प्लेटफॉर्म्स नीड टू बी डेवलप्ड, न्यू फॉर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस नीड टू बी डेवलप्ड, जैसे कि नॉर्मंडी फॉर्मेट के अंदर कोशिश की गई थी। इवन दो नॉर्मंडी फॉर्मेट सक्सेसफुल नहीं हुआ, जहां पे उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, रशिया एंड यूक्रेन को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, बट एटलीस्ट स्टेप्स तो लिए गए। अब वेरी इंपॉर्टेंटली इन द लॉन्गर रन क्या बात की जा रही है, दैट रादर देन थूसीडाइडिस ट्रैप, जहां पे हेजेमनीज जो रिविजनिस्ट पावर्स है एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं,
Polybius trap will become very important. हेरोडोटस एंड थुसिडाइडस के बाद एक और ये ग्रीक स्कॉलर आए थे, इनका नाम उतना नहीं पता होता, बट पॉलीबियस ट्रैप क्या है? ये कहते हैं रादर देन एक्सटर्नल पावर राइवलरीज, कंट्रीज की जो इंटरनल डायनामिक्स हैं ये डिटर्मिन करेंगे कि जो ग्लोबल पावर कंपटीशन है उनमें वो जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या चाइना अपनी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको आगे रख सकता है? क्या चाइना अपनी जो उनका एक कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटोरियल रूल है इन चाइना, क्या उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट एक्सेट्रा को कंट्रोल कर पाएगा? क्या अपनी ग्रोइंग मिडिल क्लास के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है उसको कर्ब कर पाएगा? बिकॉज ये इंटरनल मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एट द एंड ऑफ द डे डिटर्मिन करेंगे द सस्टेनेबिलिटी ऑफ चाइना एज प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव टू द हेजेमोनिक रोल ऑफ यूएसए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ये स्कॉलर्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑन दिस नोट वी विल बी एंडिंग द लेक्चर टुडे। थैंक यू, कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। साथ ही साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली पीएसआईआर का एक नया टेलीग्राम ग्रुप जो है हमने बना दिया है, राइट? इट इज एक्चुअली अ टेलीग्राम चैनल विच इज ओपन फॉर वन एंड ऑल, जहां पे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट समरीज, इंपॉर्टेंट मटीरियल रिगार्डिंग द एग्जाम जो है वो शेयर करते रहते हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। यू कैन लुक फॉर पीएसआईआर स्लीपी क्लासेस का चैनल एंड आपको ये चैनल जो है मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही में हम इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।